नाथनगर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नल में पीने का पानी आता नहीं है। पुरानी की समस्या की बात करें, घर घर नल लगा है, हाँ, लेकिन नल में जल नहीं है। एएमआईएम जो है वो बीजेपी के बी टीम है। ये बदनाम करने का एक तरीका है। सियासत एक सफर है जहां वादे और इरादे दोनों परखे जाते हैं और नेता वही असली है जो सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि लोगों के लिए नई राह होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। आप देखना शुरू कर दिया है सीधी बात नेताओं के साथ। आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे लोग मौजूद हैं जिसके बारे में आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, भागलपुर से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शख्सियत जो युवाओं के दिलों के धड़कन बनते जा रहे हैं और जो अपने आप को बेबाकी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाथनगर के लोगों और भागलपुर के लोगों के पास, जो अपने आप को एक ऐसा उभरता हुआ सितारा बता रहे हैं जो लोगों के दिलों के धड़कन बनते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआईएमआईएम के जिला संगठन प्रभारी और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी जनाब इस्माइल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफ भाई, और आपके इस वीडियो देखने वाले आपके तमाम सब्सक्राइबर को और आपके जितने फॉलोअर्स हैं सबको मेरा आदाब और सलाम। मैं मोहम्मद इस्माइल, एआईएमआईएम जिला संगठन प्रभारी, और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद के साथ नाथनगर विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ। इस्माइल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जो है राजनीतिक में कब से आए और आपने एआईएमआईएम को ही क्यों चुना? हमारी जनता के पास आप बताएं सवाल। जहाँ तक मेरे राजनीति में आने का सवाल है तो राजनीति अनुभव मेरे पास थोड़ा पुराना है। हम पहले कांग्रेस पार्टी में थे और उसके लिए काम कर रहे थे, और जब से मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो किया, इनको देखना शुरू किया और इनकी लीडरशिप की जो कैपेसिटी है, इसके अंदर जो डिसीजन पावर है, जो बेबाकी है, इससे मुतासिर हो गए। इनकी बातों को, जो हमारे दिल पे जो इनकी बातों ने असर किया, तो उसकी बुनियाद पर हमने एमआईएम ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी इसके इस्तीफा दिया। मैंने ये महसूस किया कि आज के पुरखतर दौर में जहां तमाम सियासी पार्टियां अपने फायदे के और नुकसान की बात करती है और उससे जनता इससे किस तरह प्रभावित होती है, जनता के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कोई फिक्र करने वाला नहीं है। तो आज के इस सियासी घमासान में, हिंदुस्तान की राजनीति में, मेरे ख्याल से, मेरे समझ सोच में एकमात्र नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि अपने राजनीतिक स्टैंड में भी, जहां राजनीतिक स्टैंड में अपने फायदे को भी ध्यान में रखते हुए ये भी फायदा देखते हैं कि मेरे इस स्टैंड से हिंदुस्तान की जो कौमी मिल्लत है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इस पे कोई दरार भी ना आए और हिंदुस्तान की गरीब और दबी कुचली जनता को इससे फायदा और लाभान्वित हो मेरे इस स्टैंड से। अच्छा, जहां तक पूरे देश में ये माहौल बना दिया गया है कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी के बी टीम है, यानी कि लगभग वो एक कम्युनिटी के तौर पर, यानी मुसलमान के तौर पर ये पार्टी जो अपना काम करती है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? साहब भाई, ये बदनाम करने का एक तरीका है कि हम बीजेपी की बी टीम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आह्वान पर हमारे बिहार के नेता जनाब अख्तरुल ईमान साहब और उनकी पूरी टीम ने जनता को इसी बात का जवाब देने के लिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों ने एक पत्र लिखकर, समर्थन पत्र लिखकर और महागठबंधन के फेवर में, और हमने कहा कि आपका अगर गोल बीजेपी को हराना है तो हमारा भी गोल सत्ता से बीजेपी और एनडीए समर्थन को दूर रखना है। तो इस मतलब लड़ाई में आप हमारे साथ और हम आपके साथ हो जाते हैं और दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकते हैं। तो हम कहां पर से बीजेपी की बी टीम है, आप हमें ये बताएं। और यही बात कहते कहते, जहां तक आपका सवाल है कि एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, अभी आगे आपके जो पिटारे में ये सब सवाल भी होगा कि आप जिससे हमको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि
हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान है। आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक ये पूरा शरीर है और मेरे पेट में दर्द है और मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मतलब कि एक साफ बात है कि इस्माइल उसके पास जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास अगर 1 से लेके 10 बार बोला जाएगा तो बोला जाएगा कि इस्माइल साहब के पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड पेट का होगा, जी बिल्कुल, डॉक्टर आला पेट पर लगाएगा, चूंकि दर्द पेट में है। तो मेरे भाई, आपने देखा रंगनाथन मिश्रा का आयोग का भी सिफारिश आया, आपने देखा कि और भी सारी हिंदुस्तान में जो है कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि पूरे हिंदुस्तान में दलित के बाद अगर सबसे खराब खास्ता हाल कोई इस देश में है, जिसका शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है, जिसका इकोनॉमी भी गिरा हुआ है, जिसका कि हर मामले में वो एकदम दलित है, तो उसे मुसलमान कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर मुसलमान की बात 4 बार अगर बैरिस्टर साहब बोल देते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। उसी तरीके से जैसे बिहार की राजनीतिक में जो पिछले कुछ दिनों में एक जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना, उसमें 17% मुसलमान का आया था आबादी, जिसके तहत अगर आप देखा जाए तो किसी तरीके का कुछ मिनिस्ट्री उनको नहीं मिलता। सब मतलब घुमा फिरा के बात यही है कि अति पिछड़े से भी नीचे जाति में मुसलमान को ठेल दिया जाए। इसके बारे में क्या कहना? यही हमारा नारा है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम कुछ बहुत ज्यादा मांगने नहीं आए हैं, हम हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। अगर हम 17-18% हैं तो इस हिसाब से हमें हमारा हक चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये नारा दिया है कि अब जो है भीख मांगने की बात नहीं होगी, हमारा हक हमें चाहिए। आरजेडी से अहले ऐलान हम लोगों ने कहा और महागठबंधन से भी कहा कि हमारी जो तादाद है बिहार में, जो सरकार ने जनगणना बताया है, उस हिसाब से अगर आज भी आरजेडी मुसलमानों को उसका हक दे दे तो एमआईएम चुनाव के मैदान से वापस हो जाएगी। ये तो हमारा खुला चैलेंज है आरजेडी को। हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए, हम हक की लड़ाई करने आए हैं। आपने देखा होगा साहब भाई कि सन 1992-95 से लेकर 2020 के इलेक्शन तक बिहार के मुसलमानों ने एक तरफा समर्थन किया आरजेडी को और जेडीयू को, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन आरजेडी ने इसके साथ क्या किया? मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमान युवाओं के पढ़ाई लिखा और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? ये तो मुसलमान बेचैन है, इसका जो शोषण किया गया, इसके साथ जो अन्याय किया गया, जो इसके साथ जुल्म किया गया, इसके खिलाफ अब मुसलमान मैदान में खड़ा है और जिसकी क़यादत करने के लिए हमारी एमआईएम पार्टी मैदान में है। चलिए, आप कुछ क्षेत्र का सवाल कर लेते हैं आपसे। सबसे पहली बात कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। नाथनगर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? नाथनगर विधानसभा से मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि मैं नाथनगर विधानसभा का पुत्र हूं, मैं यहाँ का बेटा हूं, मैं यहाँ का भाई हूं। नाथनगर विधानसभा की समस्याओं को मैं देखता हूं, मैं जीता हूं इसमें, इसलिए मैं नाथनगर से लड़ने के लिए आया हूं। नाथनगर विधानसभा में समस्या अगर गिनाने जाऊं साहब भाई तो समस्याओं का अंबार है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे वादा खिलाफ जो यहाँ से विधायक हुए जनाब अशरफ अली सिद्दीकी साहब, उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था, ये जो इस क्षेत्र में मैं यहाँ पर अभी हम दोनों भाई बैठे हैं, ये मुफस्सिल क्षेत्र हबीबपुर, साजंगी, इमामपुर 3 पंचायत मिलकर होता है और ये पूरे तीनों पंचायत, ये जो है आप जब इसको नक्शे पे देखेंगे तो ये एक टापू है बिल्कुल। और सदियों से इस तीनों पंचायत का ड्रेनेज सिस्टम पूरा चरमराया हुआ है। यहाँ के नाले के पानी के निकासी की समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग आज भी शहर से सटा हुआ है, भागलपुर स्मार्ट सिटी हो चुका है, लेकिन फिर भी नाले के पानी की वो समस्या है कि लोग अपने घर के अगल बगल खड्डे और नाले में इसको समाहित करते हैं। एक हथिया नाले की बहुत बड़ी जरूरत थी, जिसमें हमारे अशरफ बाबू ने वादा भी किया था कि जीतने के बाद मैं इसका निर्माण कराऊंगा, और आज भी यहाँ की जनता फिर से ठगी गई। जहां तक पुरैनी की समस्या की बात करें तो पुरैनी पंचायत में मैं आपको बताऊं कि मैंने वहां डोर टू डोर कैंपेन किया है, लोगों से मिला, उसके दर्द को मैंने महसूस किया है। जहां तक नल के सवाल है, नल में पीने का पानी आता नहीं है। नल का जहां तक बात आपने कहा, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमने इतना करोड़ लगा करके खीरीबान पंचायत से लेकर के पुरैनी तक पानी पहुंचाया और घर डोर टू डोर नल लगा दिया, जिससे पानी लोग पी रहा है। जी, ये बात आपने बिल्कुल कहा, घर घर नल लगा है, हाँ, लेकिन नल में जल नहीं है।
बात यहाँ है, लोगों को नल की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, लोगों को जल की आवश्यकता है। जो नल लगा है वो हथिया नल है, उसके अंदर जल नहीं आता है। तमाम बोरिंग और 7 निश्चय के योजना के अंदर में सिर्फ घोटाला हुआ है। आज भी पुरैनी की जनता गला उसका सूखा हुआ है कि सरकार ने जो नल लगाया उसमें पानी कब आएगा, और अगर किसी तरह कुएं से, नाले, चापे से पीने का पानी प्रबंध करके लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं, तो नाले से फिर पानी जाने की भी समस्या है। एक दिन अगर बारिश हो जाता है तो 1 सप्ताह लोग वहां नाले के पानी में डूबे रहते हैं। बिल्कुल। और उसी तरीके से अगर पुरैनी के जहाँ तक आपने बात कही, पुरैनी में एक मूलभूत समस्या ये है कि पुरैनी में एक पंचायत पड़ता है सोनूचक पुरैनी जी। वहां से अमरपुर वाले और सलेमपुर की तरफ जो जाने वाला रास्ता होता है जी, वो नदी है, उस पर पुल अभी तक बना नहीं जी। उसका मुद्दा हमने बहुत सारे वीडियो में उठाया है पहले भी, बहुत सारे आश्वासन मिले कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उस पर चीटी जो है वो रेंगा भी नहीं है। उसके बारे में अगर आप जीत चाहते हैं तो उसके बारे में क्या ख्याल रहेगा? उस नदी को भी मैंने देखा है और सोनूचक पुरैनी जो है वहां के लोगों के दिल के दर्द को भी मैंने देखा है, और इसका जो पश्चिमी छोर सलेमपुर से मिलता है बिल्कुल और पूर्वी में सोनूचक है, मैंने वहां के लोगों के भी दर्द को महसूस किया है। ये वही नदी है जहां हमारे सैयद शहनवाज हुसैन पैदल चले थे, सोनूचक के लोग उसको गोद में लेके पार कराए थे। बिल्कुल मेरे भाई, यही दुखता रग है, यही दिल की दर्द है जिसको मैं आपके सामने कहने आया हूं। सोनूचक पुरैनी का पुल आज तक नहीं बना है, और मैं ये कहता हूं कि जब तक आपके समाज का बेटा, आपकी आवाज उठाने वाला जब तक सदन में नहीं जाएगा, विधानसभा में, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकती वो पुल बनेगा। मैं अगर नाथनगर विधानसभा की जनता ने हमें अपना प्यार, आशीर्वाद और दुआ दिया, और अगर मैं जीतकर विधानसभा जाता हूं तो ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आपके पास बोलता हूं कि जिस दिन से मैं विधायक का शपथ लूंगा उसके दूसरे दिन से इस पोल के लिए मेरा जो है मेहनत और कार्य चालू रहेगा। चलिए, आप एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, अपने भागलपुर शहर में भी बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में, रोजगार के बारे में आपका क्या ये मैनिफेस्टो रहेगा जो आने वाले समय में आप देंगे? रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे घर, समाज, हमारे रिश्तेदार में भी लोग मजबूरी में पलायन करते हैं, जाते हैं। भागलपुर एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ की रेशम की धमक पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में है। ईमानदारी से भागलपुर को फिर से सिल्क सिटी बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, जो अपना ब्रांड यहाँ पे कपड़ा तैयार करते हैं, जरूरत है कि उनको सरकार के द्वारा सब्सिडी पर यार्न धागा उपलब्ध कराया जाए, और उचित मूल्य में इसका जो प्रोडक्ट है, जो ये कपड़ा बनाती है यहाँ के वीवर्स, इस कपड़े को सरकार खरीदे। बिल्कुल। और पलायन को रोकने के लिए, इसके लिए बैठ के पूरा ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि जितने भी नौजवान हमारे आज मुंबई, दिल्ली, गुजरात जहां भी खट रहे हैं, उसके अंदर कोई न किसी विभाग का एक क्या कहते हैं, खास हुनर है उनके पास। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो भाई पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जाके जिस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में उनके अंदर महारत हासिल है, उस काम के लिए उनको भागलपुर में ही अवसर उपलब्ध कराया जाए, सरकार के द्वारा उसको पूंजी दिया जाए, उसमें जो है बोलते कि सब्सिडी पर उसको पूंजी मुहैया कराया जाए, मार्केट मुहैया कराया जाए। ईमानदारी से एक पहल करने की जरूरत है। मतलब अगर आप जीत जाते हैं तो इस पर काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, अच्छा स्कूल और अच्छा हॉस्पिटल के बहुत कमी है, तो इसके बारे में आपका क्या मैनिफेस्टो है? क्या आप चाहते हैं कि जो यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक हो? नाथनगर विधानसभा 3 प्रखंड मिलकर बनता है, नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर जी। मैं आपको बताऊं कि जगदीशपुर प्रखंड में शहरी क्षेत्र को छोड़कर जो अंचल क्षेत्र है, जो नाथनगर में आता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे जगदीशपुर प्रखंड में, नाथनगर क्षेत्र में जो पड़ता है, एक भी लड़कियों के लिए +2 स्कूल नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बिल्कुल। आज हमारे बिरादरी हो या हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हो, हमारे ओबीसी भाई हो, हमारे दलित भाई हो, सबके अंदर शिक्षा की अलग जगह है। सब अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन आज की कुव्यवस्था में
लचर प्रशासन की व्यवस्था में लोग अपनी घर की बहू बेटियों को 10-20 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकते हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि पुरैनी जैसे एक जगह में, मुफस्सिल जैसे एक जगह में, जहां मुसलमान और पिछड़ों की एक मजबूत आबादी रहती है, वहां पर खास करके लड़कियों के लिए एक जो है डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए और +2 स्कूल की भी मुकम्मल व्यवस्था की जाए, जिससे कि लड़कियां अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसित हो पाए। ये तो हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाथनगर की जनता अगर आपको वोट देगा तो किस चीज के लिए देगा? आपको वोट नाथनगर- क्यों देगा? जी, नाथनगर की जनता हमें वोट इसलिए देगी जी। कि यहाँ से जिस नेता ने चुनाव के मैदान में दम भरा और धोखे में लाकर यहाँ की जनता के वोट को लिया, सबने इसके साथ धोखा किया है। चाहे जेडीयू का यहाँ से उम्मीदवार जीत के गया हो, चाहे आरजेडी का उम्मीदवार जीत के गया हो, सबने नाथनगर विधानसभा की जनता के साथ छल किया है और धोखा दिया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और नाथनगर विधानसभा की जनता से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, पूरा भरोसा है मुझे कि इस बार नाथनगर विधानसभा की जनता आज इस बार एमआईएम को मौका देगी और इस पर विश्वास जताएगी और एमआईएम के उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद इस्माइल मैं खुद से मैदान में हूँ। नाथनगर विधानसभा की एक एक जनता को, एक दबी कुचली जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ जो अन्याय होना था वो हो गया है। अब आपके हक का एक गेहूं एक चावल कोई माई का लाल नहीं मार सकता है। आपके हक में जितना सरकार आपको योजना देगी वो एक एक पाई तक आपके घर तक पहुंचेगा। अब इंसाफ की राजनीति होगी, अब किसी बेईमानी और चापलूस और दलाली नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आप मेरे तरफ से था कि जिस तरीके से मुसलमान जो है वो राजनीतिक से दूर होता जा रहा है और उसके युवाओं को, यानी कि मुसलमान या फिर कोई भी किसी भी धर्म के हो, उनके युवाओं को राजनीतिक में लाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो हम डोर डोर हमारा कैंपेन इसी बात पर चल रहा है। जी। मैं अपनी बिरादरी और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं जो सियासत में भी दबे हुए हैं, मैं उनको जाकर बेदार मैं उनको कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपके ये कह देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि सियासत बहुत गंदी चीज है, राजनीति बहुत खराब है। अगर सियासत खराब है तो खराब लोगों को साइड करना और आपको उसमें अपनी हिस्सेदारी लेना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी पूरी होती है। बिना सियासत के तो देश चलेगा नहीं। और मुसलमानों को जो, खास करके मुसलमानों को जो स्वीट पॉइजन दिया गया जी, आजादी के बाद से पहले कांग्रेस ने इसे स्वीट पॉइजन दिया कि आप शांति से रहें। अब्दुल साहब, करीम साहब, आपको सियासत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपके हिस्से का काम मैं करूंगा, आपके हक की हिफाजत मैं करूंगा। और कांग्रेस ने 1992 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाकर मुसलमानों के साथ क्या फैसला किया, क्या मोहब्बत दिखाया, ये मुसलमानों ने देख लिया। और मुसलमान जो सियासत में पिछड़ा, इसी का फायदा लेने के लिए ऑप्शंस के तौर पर आरजेडी आई। कांग्रेस से जब मुसलमानों का मोहब्बत कम हुआ, मुसलमानों की उम्मीद टूटी बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उसी समय लालू यादव ने आरजेडी लेकर के अपना झंडा बुलंद किया। मुसलमानों, अगर आपको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है तो अब ये लालू यादव खड़ा है आपके हिस्से की काम करने के लिए। तो पहले तो 30 साल कांग्रेस ने इसे सुला के रखा, फिर 30 साल हमें जो है आरजेडी ने सुला के रखा कि आप सोए रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये पहरेरी खड़ा है। और आरजेडी ने वो पहरा दिया मुसलमानों के सम्मान के लिए कि भागलपुर का, ये दुखता रह गया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जज्बात है जो हमारे उभर आते हैं। 1989 में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, गाजर मूली के जैसे काटा गया, मुसलमान की लाश के ऊपर गोभी उगाई गई, और उस दंगे के मुख्य आरोपी को यही आरजेडी शांति मुकुट पहनाकर भागलपुर में उसका शोभा यात्रा निकाली। मुसलमानों को यह बात समझने की जरूरत है। मैं नौजवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि आपका घर अगर चू रहा है तो आपको छाड़ना है। आपका हक की बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। आज वोट लेने की जरूरत है तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ मुंगेर खानका में जाके 1.5 घंटा बैठते हैं। बिल्कुल। और यही तेजस्वी और नीतीश कुमार चाचा और भतीजे की, पलटू राम की और भतीजे की, दोनों की सरकार थी। इसके सरकार में बिहार शरीफ में मदरसे को आग लगा दिया गया, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। 100 साल पुराने हदीस और कुरान को पांव के तले रौंदा गया।
जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो किया गया, जिसमें मुसलमानों की जो है 17% आबादी दिखी, तो उसके तौर पर युवाओं को जो नौकरी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, उसके बारे में क्या कहना आप? मुसलमानों की आबादी 17 पॉइंट कुछ परसेंट दिखाई गई जनगणना में जो सरकार ने कराया है। बिल्कुल। यही अफसोस है कि हमें हमारी अक्सरियत के हिसाब से, हमारे तादाद के हिसाब से कहीं हमारे साथ न्याय नहीं किया गया। न युवाओं को रोजगार दिया गया, न हमें बैंक से उस हिसाब से हमें मदद मिला बिजनेस करने के लिए, न युवाओं को कॉलेज में वैसा कुछ मिल सका कि जिससे युवा पढ़ने के लिए जो है आगे हो सके, उसका हौसला बढ़ सके। और जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है कि ये आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू की सरकार रही हो, इस जातिगत जनगणना आंकड़े के हिसाब से लगभग 2 लाख नौकरियां खाने का इन्होंने काम किया मुसलमानों का। आप पोस्ट ऑफिस जाइए, उस विभाग में हमारे आंकड़े के हिसाब से नौकरी नहीं मिली है। आप जिस विभाग में चले जाइए, आप जो है कॉलेज में चले जाइए, जहां पर मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हुआ है, मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर यूज किया गया है, मुसलमानों को यूज एंड थ्रो किया गया है। और मुसलमानों को यूज करने का इल्जाम सिर्फ आरजेडी पर नहीं, हम तो सारी तमाम पार्टियों को बोलेंगे, आरजेडी ने भी मुसलमान को यूज किया है और जेडीयू ने भी मुसलमान को यूज किया और कांग्रेस ने भी मुसलमान को यूज किया। इसके साथ न्याय करने का कलेजा किसी ने नहीं दिखाया है। इस बार चुनाव के मैदान में एक जाबाज और एक बेबाक लीडर के तौर पर हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का परचम लेकर आए हैं और ये उम्मीद करते हैं और नाथनगर विधानसभा की जनता को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके जितने भी आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, आपके हक को मारा गया है, एक एक गेहूं और चावल के दाने का हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। गरीब आदमी अपने जमीन का मोटेशन कराने के लिए अपनी घर की बकरी को बेचकर पैसा आज के दलालों को पहुंचाता है, उस दलालों का खैर नहीं है। मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर अल्लाह ने चाहा और नाथनगर विधानसभा की जनता का प्यार, आशीर्वाद और दुआ मिला और अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो आपको एक बहुत बड़ा क्रांति देखने को मिलेगा। नाथनगर विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक भी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, इस बात की एमआईएम की गारंटी है। जिस तरीके से पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बीजेपी का बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह दिया गया है उस तौर पर कि वो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस तरीके से अलग और सब नेता लोग पर ऐसा होता है ना कि ईडी का छापा पड़ गया या पूरी अच्छी तरीके से कोई उस पर केस छोड़ दिया गया, उसको नीचे दबाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन ओवैसी साहब को इस तरीके से कोई किसी तरीके से ट्रोल नहीं किया जाता। लोगों का कहना इसी फैक्ट के तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी का बी टीम है, मोदी जी और बीजेपी जो है उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना है? ये जो बातें होती है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको राजनीति के बारे में पहले आपको जानना चाहिए और ओवैसी साहब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में सेंट्रल की राजनीति करने वाला, राष्ट्रीय अंदर की राजनीति करने वाला अगर कोई बाही शख्स है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी है, जिसने अपने शरीर में सबसे ज्यादा गोली खाई। क्या बात आप करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है? हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका पूरा शरीर जख्मी है बीजेपी और आरएसएस के जो है समर्थकों से मार हो करके, खून से लहू लुहान है, तब जाकर के उसके बाद भी ओवैसी साहब खड़े हैं। और जहां तक सीबीआई और ईडी की बात है साहब भाई, तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां मीठा रहता है चींटी वहां लगती है। हमारे सदर साहब आज इतने दिन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक बार भी ये सरकार के किसी मालदार पद पर नहीं रहे, सरकार में किसी मंत्रालय के पद पर नहीं रहे जो इसके ऊपर किसी गबन का और कोई आरोप होगा। हमारे सदर बेबाक हैं और इंशाअल्लाह हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन तक में ताहयात इनके ऊपर किसी गबन का एक भी मामला आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अल्लाह ने इनको बासलाहियत, बाशऊर बनाया है। इस तरीके से मैं आपको एक हम लोगों के जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उनके बारे में कहता हूं कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ नबी, हमने आपको रहमतुल आलमीन बना के भेजा। इसका मतलब ये होता साहब भाई
कि ए मोहम्मद, आपकी जो दया दृष्टि होगी, आपका जो छाया होगा, वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। तो राजनीतिक तौर पर सियासत की दुनिया में अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो इनका स्नेह, प्रेम, विश्वास हिंदुस्तान के हर जाति के साथ है, हर तबके के साथ है। जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई हो, कोई बात नहीं है कि वो किस बिरादरी से है। हम गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले हैं। बी टीम का जो इल्जाम लगाते हैं, मैं उससे पूछता हूं, हमारे पार्टी के पहली महिला मेयर जो है वो एक दलित है। हमारे पार्टी का एक मेयर जो गुजरात में है वो हिंदू है। हमारी पार्टी बिहार में जितनी बार भी विधानसभा चुनाव लड़ी, हर बार उसने 5 और 7 के तादाद में हिंदू कैंडिडेट्स दिए। आज बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, अभी किसी माइल के लाल के अंदर ये कुवत नहीं है कि कोई भी अपना एक कैंडिडेट घोषित कर दे, इस सीट से मेरा ये कैंडिडेट है। क्या आपने सुना है किसी का घोषणा हुआ? घोषणा हुआ है, MIM ने किया है, हमारे सदर साहब ने किया है कि ढाका विधानसभा से हमारे पार्टी के कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह होंगे। हम बराबरी की बात करते हैं, हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम किसी के साथ अन्याय करने की बात नहीं करते। हम सबको लेकर चलने वाली जमात है। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक और देश की राजनीतिक चल रहा है, उसमें मुसलमान जो है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। तो आपकी पार्टी यानी AIMIM और आपकी तरफ से युवाओं को पार्टी में लाने के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए साहब भाई, आज का युवा जाग चुका है। बिल्कुल। राजनीति में मुसलमान किस कदर हाशिए पर ढकेल दिया गया है, आज के युवा सब समझ रहे हैं। आज के युवा भी अब चाहते हैं कि हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहां, किस पर भरोसा करें। बिल्कुल। कांग्रेस पर भरोसा किया, उसने मुसलमानों के साथ क्या किया ये दुनिया देख रही है। RJD ने क्या किया ये देख रही है। पलटू राम हमारे चचा ने क्या देख रहे हैं। चचा जी आए वोट लेने मुसलमानों से, कहा कि ये BJP को हम दूर रखेंगे। हाँ, मुसलमानों का वोट ले लिया, जाके उसी के गोद में खेल रहे हैं। वो अलग सी बात है कि कौन इर्जन सृजन क्या नाम आता है, कौन से घोटाले के डर थे ये चले गए, वो दूर की बात है, जो भी हो, लेकिन मुसलमान तो ठगा गया। बिल्कुल ठगा गया। ये बात रॉन्ग नंबर ये दिमाग में डाला जाता है। मैं आपको बताता हूं कि नाथनगर विधानसभा के तमाम युवा साथी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, और वो राजनीति में अब समझ पैदा कर रहे हैं, राजनीति को सही से और नजदीक से जानने के लिए व्याकुल है। उनकी अब बात ये समझ में आ चुकी है कि हमारी तरक्की, हमारी फलाह बहबूद, हमारी काबिलियत तभी आगे बढ़ सकती है जब हम सियासत में एक ईमानदार और बेबाक लीडर को चुनेंगे। जिस तरीके से आपने बोला मुसलमान का यूज किया गया है हर पार्टी के द्वारा, जी, अभी एक नई पार्टी उभर रही है, जन स्वराज। अच्छा, तो वो मुसलमानों की लीडर बनने की बात कहती है, मुसलमान को आगे पहुंचाने की बात कहती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? प्रशांत किशोर साहब की जी, पार्टी ना, ये तो पैसा किशोर है, पैसे के दम पर आया है। और हम लोगों के गांव ग्राम में एक पुराना कहावत है, अलगत गगरी छलकत जाए। बिल्कुल। अलकत गगरी छलकत जाए, तो ये उसी तरीके से छलक रहे हैं। मुसलमान इतना बार ठगा गया है, इतना बार इसका कुटाई और पिसाई हो चुका है कि अब मुसलमान किसी के मुगालते में आने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी जितना प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को तोड़ने का, मरोड़ने का, बांटने का, कि हम बीजेपी को सत्ता में ले आए, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को वोट को बिखेरेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाएंगे, तो इंशाल्लाह इस बार बिहार का एक भी मुसलमान किसी के बहकावे और मुगालते में आने वाला नहीं है। और ये जो पैसा किशोर की पार्टी है, आप देखेंगे साहबा कि विधानसभा चुनाव खत्म, काम खत्म। तो मतलब कुल मिला के बात है कि नाथनगर विधानसभा में और बिहार के कई इलाकों में AIMIM का झंडा बुलंद रहेगा। इस बार हमें ये उम्मीद है, जो लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है, आपको मैं बताऊं कि क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हम जहां पर ये हमारा आंकड़ा रहता है कि हम 50 लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पे 1000 लोगों की भीड़ होती है। और वैसे सब दीवाने बीच से गुजरते हैं साहब भाई, कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर पाते। लोगों में बड़ी बेचैनियां हैं। मैं ये कहता हूं कि हम लोग फिर अपने आप को कम आंकते हैं, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
जितने लोग एमआईएम से जुड़ना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उनके अंदर व्याकुलता है कि भाई हम अपने लीडर के साए में आ जाए, इनके दामन को थाम लें, कि हमें अचंभा होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये होने को क्या जा रहा है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि नाथनगर विधानसभा में आपको उतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आखिरी सवाल कि अगर आप एमएलए बन जाते हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो आपका जो फैसला होगा वो आला कमान हैदराबाद की तरफ से होगा या फिर नाथनगर की जनता जो अगर फैसला करना चाहेंगे तो उसकी तरफ से होगा? देखिए साहब भाई, मैं चुनाव एमआईएम के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा हूं। बिल्कुल। कि हमारे बैरिस्टर साहब का खुला बात है ये कि लीडर बनो। जी। तो नाथनगर विधानसभा की जो समस्या होगी, यहाँ की लोगों की जो मांग होगी, उस पर फैसला इस्माइल लेगा। नाथनगर की जनता का जो समस्या होगा उसमें हमें हमारी पार्टी की तरफ से जनता के हित में काम करने के लिए किसी भी विधायक को आज तक कहीं पर से कोई रोक ठोक नहीं हुआ है। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं चलाती। जनता की भलाई के लिए जो है वो फैसला नाथनगर विधानसभा की जनता के साथ बैठकर मैं खुद इसका फैसला लूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और इसी के साथ मैं नाथनगर विधानसभा सहित पूरे भागलपुर के नौजवानों से ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, एमआईएम आपको दावत देती है, आपको दावत देती है, आपको दावत देती है। आपके हक की लड़ाई सिर्फ एमआईएम लड़ेगी। आप एमआईएम से जुड़ें, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। मेरे भाई, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, बराबरी और बिरादरी की लड़ाई है। हम तमाम दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सियासत में एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। देश करवट ले रहा है। देश की हालात को समझे मेरे भाई कि किस तरीके की सियासत हो रही है। अब किनारा कसी लेकर काम नहीं होगा। मेरे भाई, मैदान में आए, एमआईएम से जुड़ें। इसी के साथ सबको सलाम, दुआ और प्यार। सलाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, और आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप लोगों तक पहुंचा दिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।